Hello students, welcome to channel path वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पाथ बाय साक्षी। आपके अपने चैनल पर जहां हम टेक्नोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज का टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन, जो एक पावरफुल टूल है डेटा को मैनेज और एनालाइज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब व्हाट इज एक्सेल? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें आपकी कुछ रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। ठीक है। अब इनको यूज हम किस लिए करते हैं? इनका यूज हम करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, चार्ट्स और ग्राफ्स बनाने के लिए। ठीक है। तो इसमें जो है आपका जहां पर भी ये आपके कॉलम और जो रो, जहां पर भी आपका इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये कॉलम है और ये रो है, यहाँ पर ये जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इंटरसेक्शन इज नोन एट द सेल, जिसके हम अंदर अपना सारा डेटा जो है फीड करते हैं। आपको जो भी यहाँ पे डेटा लिखना है, आप इस इंटरसेक्शन के अंदर, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन के अंदर अपना अपना जो है सारा डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो आगे पहले हम फर्दर इसके जो है एक्सेल इंटरफेरेंस के पार्ट पे जाते हैं कि एक्सेल का इंटरफेरेंस कैसा होता है। ठीक है। पहले सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए, एक्सेल इंटरफेरेंस के लिए जो ये आपका ऊपर ये लिखा हुआ है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, दीज और कॉल्ड द रिबन्स, ये क्या कहलाए जाते हैं? रिबन। तो हर एक रिबन के अंदर आपका एक अपना टैब है। जैसे ये इलस्ट्रेशन का एक अपना टैब है, इंसर्ट रिबन के अंदर, चार्ट्स का ये अपना अलग टैब है। तो हर एक रिबन के अंदर, ये होम का रिबन है, होम में ये क्लिपबोर्ड का अलग है, फॉन्ट का अलग है, अलाइनमेंट का अलग है। तो हर एक रिबन के अंदर जो है आपके अलग अलग टैब्स मेंशन किए गए हैं। ठीक है। अब अगर मैं आप इसको गौर से देखें, ये जो बटन है, ये बटन आप देख रहे हैं, इस बटन को हम बोलते हैं लॉन्च बटन। क्या बोलते हैं? लॉन्च बटन। बहुत सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो खाली आप इस रिबन के क्लिपबोर्ड के ऊपर शो नहीं कर सकते हो, पर्टिकुलर इस टैब के ऊपर नहीं कर सकते हो। तो ये जो है आपको लॉन्च बटन के जरिए यहाँ पे सम एक्स्ट्रा फीचर्स जो हैं दिए गए हैं। जैसे अगर मैं इस लॉन्च बटन को क्लिक करूंगी तो मेरे को देखो फॉर्मेट सेल्स के लिए बहुत सारी जो है ऑप्शंस जो है आपकी अवेलेबल हो जाएंगी और उससे ज्यादा। ठीक है। आई होप आपको ये विंडो जो है दिख रही होगी कि ये जो लॉन्च बटन के, अब जैसे ये सारी चीजें इस फॉन्ट के अंदर सारी नहीं आ रही हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, इस लॉन्च बटन के अंदर इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करके दे दिया कि आपको इससे ज्यादा फीचर्स अगर चाहिए तो आप यहाँ लॉन्च बटन पे क्लिक करके उससे ज्यादा फीचर्स जो है ले सकते हैं। ठीक है। आई होप आपको ये चीज जो है समझ आ गई होगी। नाउ आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला बार। ये जो एफ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला जो है, ये आपका कहा जाता है फॉर्मूला बार। तो जो भी चीज आप यहाँ सेल के अंदर लिखेंगे, जो भी डेटा आप यहाँ लिखेंगे, ये आपका यहाँ फॉर्मूला बार में आपको शो करेगा। ठीक है। इस फॉर्मूला बार के बाद ये है आपका नेम बॉक्स, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड द नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या करता है कि ये आपके सेल के एड्रेस को बताता है। अभी जैसे मेरा ये वाला सेल हाईलाइट है, तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? वैसे पहला आपका जाएगा कॉलम, देन आपका जाएगा रो नंबर। तो कॉलम नेम एंड रो नंबर, तो दैट इज द नेम ऑफ द सेल। तो ये कॉलम है आपका ई और रो नंबर है 3, तो ये वाला जो सेल है दैट इज कॉल्ड द E3। अगर मैं इस वाले सेल के ऊपर कर्सर रखूंगी तो दैट इज कॉल्ड द B4, रीजन बीइंग कि पहले कॉलम और फिर रो। तो B4 मतलब बी कॉलम का फोर्थ रो का जो इंटरसेक्शन है, दैट इज दैट सेल। ठीक है। अब इसमें आप नंबर ऑफ सेल्स भी ले सकते हैं, जैसे आपका ये वाला पार्ट है, तो ये नंबर ऑफ सेल का इंटरसेक्शन है। अब ये, लेकिन ये जो नेम बॉक्स में कहलाया जाएगा, ये कहलाया जाएगा खाली D5। तो ये आपका क्या है? D5 है। अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज को नाम देना चाहते हैं तो आप वो पर्टिकुलर रेंज को नाम भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपको, एक बारी पहले मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेती हूँ, या हम इसको कलर कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा ये वाला रेंज है पूरा। तो इस पूरे रेंज को आप सेलेक्ट करो, यहाँ पर आप क्लिक करो, आपका जो यहाँ पे मन करे आप वो यहाँ पे नेम लिख सकते हो। जैसे मैंने इसको रेंज लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही अब मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करूंगी, इसका नाम आ जाएगा रेंज। ठीक है। क्योंकि ये मैंने यहाँ पे इस एरिया को क्या नाम दे दिया था? रेंज दे दिया था। तो आप इसके जो है सेल्स को नेम को, पर्टिकुलर एरिया को नेम भी दे सकते हो, और अगर आप नेम देना नहीं चाहोगे
तो जो भी इंटरसेक्शन नेम आएगा, जैसे ये बी कॉलम 9th रो है तो इस सेल का नेम क्या हो जाएगा, B9। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। ठीक है, फिर अभी हम जाते हैं इसके आगे कि आपके यहाँ पर डेटा जो है काफी चीजों में यूज किया जाता है कि जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, हमने वर्ड में भी करा था। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन ये सारा भी आपको पता है। ठीक है, मेनली हम बात करते हैं यहाँ पे मर्जन सेंटर की। सपोज करो मेरा जो डेटा है वो एक लाइन के अंदर नहीं आ रहा। अब यहाँ पे मैंने नाम लिखा, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये जो नाम है इस सेल से थोड़ा बाहर जा रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, और अगर जैसे मैं ये B1 पे रखूंगी तो ये ब्लैंक है, यहाँ फॉर्मूला बार में आपको शो हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डेटा है वो जिस सेल में आप क्लिक करोगे वहीं पे होगा, मतलब ये डेटा जो है A1 में है, बट इट ओवरराइड B1 ऑल्सो। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसके दो ऑप्शन है, या तो हम इस कॉलम की विड्थ को बढ़ा दें, ठीक है, या हम क्या करें, ये जो ए और बी कॉलम है इसको हम एक ही कर दें, इस वाले सेल को, मतलब A1 और B1 को हम एक ही सेल बना दें, या हम कर सकते हैं इसकी रो को चेंज कर लेते हैं, रो की विड्थ को बढ़ा देते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ाना सीखते हैं। अगर मुझे इस कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है तो देखो, आप जो भी कॉलम के बीच में ये रखोगे कर्सर, तो ये आपका कर्सर ऐसे शो करेगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो ये नाम के अकॉर्डिंगली जो आपकी विड्थ है, कॉलम की विड्थ, उसको जो है ये एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो हम क्या करते हैं, आप यहाँ पर जैसे वही वाला साइन आया जैसे प्रीवियस आ रहा था, कॉलम के बीच में रखोगे, अपना लेफ्ट क्लिक दबा के रखोगे और उसको आगे ड्रैग करोगे। आप ऐसे भी इसकी विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो डबल क्लिक करना है या आप उसको ड्रैग कर सकते हो। अब एक मैं आपको बता रही हूँ मर्ज का ऑप्शन, जो हम क्या करेंगे, इन दो सेल्स को, ए को A1 और B1 को मर्ज करके एक सेल बना देंगे। तो हमें क्या करना है, सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ होम रिबन के अंदर मर्ज इन सेंटर की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, आप क्या करोगे, इस मर्ज इन सेंटर को क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो ये आपका एक सेल बन गया। अगर आप इसके ऊपर कर्सर रख के यहाँ नेम बॉक्स में इसका नेम देखोगे तो ये आ रहा है A1। ठीक है, तो इसने इसको A1 सेल दे दिया है और ये C1 रहा, मतलब जो ये B1 सेल है वो इसने A1 के अंदर ही मर्ज कर दिया है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि मर्ज सेल का ऑप्शन क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इसको अनमर्ज करना है तो ये आपका मर्ज था, अनमर्ज करना है तो यहीं पे आप मर्ज इन सेंटर पे जाके इसको अनमर्ज के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये आपका अनमर्ज हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अनमर्ज। ठीक है, यही आपका सेंटर और ये आपका लेफ्ट राइट अलाइनमेंट और ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, ये आपकी दो है। अब रो की विड्थ को एडजस्ट करना हो तो सिंपली ये है रैप टेक्स्ट। जैसे ही आप ये रैप टेक्स्ट कर दोगे तो ये आपके सेल को उसके अकॉर्डिंगली जो है रो को चेंज कर देगा। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अब ये आप देख रहे हो कि ये मैंने सिर्फ जो है B3 पे लिखा है और ये इतना बड़ा है, यहाँ पे D को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि E पे तो डेटा है, इसका मतलब ये D के अंदर है। तो BCD, अब या तो आप इसको मर्ज कर सकते हो या मैं रैप टेक्स्ट कर सकती हूँ। तो मैं अभी रैप टेक्स्ट का ऑप्शन करके दिखा रही हूँ। हम वही होम रिबन के अंदर रैप टेक्स्ट पे गए तो आप देख रहे हो इसने क्या करा, आपकी जो उसकी विड्थ थी, रो की विड्थ थी, उस रो की विड्थ को बड़ा कर दिया और उसी एक सेल के अंदर जो है आपका पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है एडजस्ट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि रैप टेक्स्ट और मर्ज इन सेंटर का ऑप्शन कहाँ से क्या कैसे यूज होता है। इसके अलावा आपके पास जो है यहाँ पर ये डायरेक्शन का ऑप्शन होता है कि आपको अपने टेक्स्ट को कैसे रखना है। अगर सपोज करो जैसे मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है, ये साक्षी अग्रवाल मैंने यहाँ लिखा है। अब आप इसको जो है, आपकी जगह कम है, आपको जो है एडजस्ट करना है अपने टेक्स्ट को, तो आप यहाँ डायरेक्शन पे जाके इसको जो है टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो। देख रहे हो कि ये कैसे हो रहा है। अगर मैं इसको एंगल क्लॉकवाइज करती हूँ तो ये ऐसे एडजस्ट हो जाएगा, वर्टिकल करती हूँ तो वर्टिकल में ये आपका ऐसे दिखेगा कि एक एक लेटर ऐसे। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रीन को जो है
छोटा करती हूँ तो आपको दिखेगा यहाँ से कि ये आपको कैसे दिखता है, देखो, ठीक है। वापिस अगर मैं वहीं पर जाती हूँ, अब इसको मैं रोटेट टेक्स्ट अप करती हूँ तो ये आपको ऐसे दिखेगा। फिर वहीं आपका जो है डायरेक्शन वाले में जाऊंगी, रोटेट टेक्स्ट डाउन जाऊंगी तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और आप वापस आपका एंगल क्लॉकवाइज में जा सकता है। तो ये आपकी डिफरेंट डायरेक्शन है। आपको अगर अपने सेल के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है, आपके पास जगह कम है, तो आप डिफरेंट डायरेक्शंस के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आपके यहाँ पर आते हैं कुछ बेसिक फंक्शंस। बेसिक फंक्शन के लिए एक्सेल के अंदर आपका क्या आता है, देखो सबसे पहले एक ये बात है कि आपका, मैंने आपको बताया था, जो आपका एक्सेल है वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले बात मैंने आपको यही बोली थी कि जो आपका एक्सेल है वो कैलकुलेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे जो ज्यादा फंक्शन आपका यूज होता है दैट इज एन सम फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शंस में यूज करने के लिए आपको क्या करना होता है, इक्वल्स टू का साइन लगाना होता है। तो बिना इक्वल्स टू के साइन लगाए आप कोई भी फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आपका एक ही यहाँ पर एग्जाम्पल शीट रखी हुई है। हमारा कुछ इस टाइप का ये डेटा है कि इस डेटा के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना है, कुछ फंक्शंस जो हैं जो मैं आपको बता रही हूँ वो करने हैं, ठीक है। अभी अगर देखो मुझे यहाँ पे ये निकालना है कि इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, सारे के सारे जितने भी ये मेरे फ्रूट्स हैं इनकी टोटल क्वांटिटी कितनी है। तो इन टोटल क्वांटिटी के लिए ऑफ कोर्स मुझे ये क्या है, प्लस करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, मुझे ये प्लस करना पड़ेगा। तो इसमें प्लस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको सम का फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो सम का फंक्शन लगाने के लिए इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपनी रेंज को ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने अपनी रेंज को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर प्रेस किया, तो ये आपकी टोटल क्वांटिटी आ गई। मतलब टोटल आपके कितने फ्रूट्स हैं, 63 नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा सम का। तो सम का जो आपका फॉर्मूला है वो कैसे शुरू होता है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और आपकी जो भी रेंज आती है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका सम का फंक्शन है, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट और आपकी रेंज ब्रैकेट क्लोज। तो जो भी है आपका वो सम दे देगा, ठीक है। इस सम के लिए आपका एक शॉर्टकट तरीका होता है ऑटो सम का। ऑटो सम के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैं एक बार इसको यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करना होता है। तो जैसे ही आप ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करोगे वो ऑटोमेटिकली ऊपर से जितनी आपकी न्यूमेरिक रेंज है वो ऑटोमेटिकली लेके फॉर्मूला इंसर्ट कर देगा। नाउ यू हैव टू प्रेस एंटर, ठीक है। आपको क्या प्रेस करना है, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू। तो जैसे ही आप ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करोगे तो वो क्या करेगा, आपका ऑटो सम का फॉर्मूला बन जाएगा, वो अपने आप ही ऑटो जो है उसका सम कर देगा। तो ये क्या है आपका ऑटो सम का फॉर्मूला, ठीक है। ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, या तो आप इक्वल्स टू करके सम और रेंज डाल दो या ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू ले लो, तो ये रेंज जो है ऑटोमेटिकली आपकी ले लेगा, ठीक है। लेट्स डू द अनदर एग्जांपल। ये वाला हम कर चुके हैं, कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल प्राइस, टोटल प्राइस का हमें यहाँ पे जो है वो करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा कि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो टोटल प्राइस के लिए पहले हम इसको मैं अभी सिर्फ इसी का ही प्राइस निकाल देती हूँ क्योंकि वो नेक्स्ट के लिए मुझे बताना पड़ेगा पहले टोटल प्राइस के लिए। प्राइस पर यूनिट, टोटल प्राइस पर यूनिट हमारा कितना बैठेगा। तो अगर मैं यहाँ पर वही अपना सम करूँ, ऑल्ट के साथ इक्वल्स टू प्रेस करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली आपकी क्या ले लेगा, रेंज ले लेगा, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नाउ यू हैव टू प्रेस द एंटर। तो एंटर करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो है सॉल्व कर देगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नाउ द सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ये देखना है, इफ यू वांट टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ टू आइटम्स, कि आपको दो आइटम की क्वांटिटी के बीच में जो है डिफरेंस निकालना है कि एप्पल और बनाना में कितनी क्वांटिटी में डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। हम अपने वापिस अपने डेटा पे जाते हैं, ये मेरा डेटा है, एप्पल और बनाना की क्वांटिटी में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस, तो हम डिफरेंस के लिए क्या करते हैं,
इक्वल्स टू, अब बनाना की क्वांटिटी, ऐसे आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, पुट द माइनस साइन, देन एप्पल की क्वांटिटी, ठीक है, और देन एंटर। तो ये आपका जो है डिफरेंस आ गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला को देखना है तो यू हैव टू सेलेक्ट द सेल फर्स्ट, देन प्रेस F2। जैसे ही आप F2 दबाएंगे तो ये आपको फॉर्मूला दिखा देगा कि वो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है। तो कलर के हिसाब से आपको सेल भी हाईलाइट कर देगा। जो ब्लू वाला है वो बनाना का, आपको दिख रहा होगा B5 माइनस B4, ठीक है। तो एंड देन यू हैव टू प्रेस द एंटर। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो वो आपको क्या दिखा देगा, कितनी आपका डिफरेंस है। तो इक्वल्स टू, मैंने यहाँ क्या करा, B4, ये है ना आपका B5 माइनस B4, B5 माइनस B4, ठीक है। तो ये मैंने आपका यहाँ पे इसका जो है फॉर्मूला लिख दिया है। तो ये आपने क्या करा, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। नाउ मल्टीप्लीकेशन, कैलकुलेट द टोटल प्राइस। अब टोटल प्राइस आपको कैसे निकालना होता है, टोटल प्राइस ऑफ कोर्स क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट, ठीक है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस पर यूनिट। तो इक्वल्स टू, क्वांटिटी ये है, अब मल्टीप्लाई के लिए छोटा सा जो वो स्टार नहीं होता 8 के ऊपर जो होता है, शिफ्ट के साथ आपको 8 प्रेस करना है तो वो स्टार आ जाएगा। तो और मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो ये आपका मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, और एंटर प्रेस करना है, ठीक है। अब या तो आप सेम फॉर्मूला लिख दो, नहीं तो आप क्या करो, ये जो इसके आगे ये स्क्वायर का निशान आ रहा है ना, इसको आप ऐसे करके नीचे ड्रैग कर दो, ये फॉर्मूला आपका अपने आप ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, अब इसने क्या लिया, अगर मैं यहाँ पे जाके F2 प्रेस करूं तो इसने ऑटोमेटिकली सेल को जो है शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही अगर मैं इधर की बात करूं तो F2, इसने ऑटोमेटिकली नीचे B6 और C6 ले लिया है, ठीक है। अब अगर मैं ये टोटल प्राइस निकालना चाहती हूँ तो इस टोटल प्राइस के लिए ऑटो सम कर दो अपना, ऑल्ट इक्वल्स टू, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी क्या ले लेगा, रेंज ले लेगा, और एंटर प्रेस कर दो। तो ये आपका टोटल प्राइस यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये हमने हर किसी का क्या निकाला हुआ है, टोटल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। नाउ डिवीजन, डिवीजन के लिए फाइंड आउट द प्राइस पर यूनिट ऑफ वन फ्रूट कंपेयर टू दी अनदर। अगर हमें मुझे कंपेयर करना है कि पर यूनिट प्राइस जो है कैसे निकलेगा, मतलब मुझे जो है एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट के पर यूनिट प्राइस को कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी कि एक के प्राइस को दूसरे से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो डिवाइड के लिए मुझे क्या करना होता है, सपोज करो मुझे एप्पल और बनाना का करना है, तो इक्वल्स टू C2 C4 डिवाइडेड बाय C5, एंटर प्रेस कर दिया। तो ये 2 रुपए ज्यादा है कंपेयर करने में, ठीक है। वो 20 है, मतलब वो 2 टाइम्स एप्पल का प्राइस जो है बनाना के कंपैरेटिवली 2 टाइम्स ज्यादा है। तो ये आपका क्या हुआ कि डिवाइड के लिए आपका स्लैश यूज होता है। डिवाइड के लिए क्या यूज होता है, स्लैश, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, जो भी डेटा के अंदर आपका मैक्सिमम है उस वैल्यू को वो जो है शो कर देता है, उस वैल्यू को वो रिवर्ट करता है, ठीक है। अब जैसे मुझे निकालना है कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमारे इस डेटा में किसकी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी हमारे इस डेटा में किसकी है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट, और अपनी जो है रेंज निकाल देंगे। अब इस रेंज के अंदर जो भी मैक्सिमम है, हमारे हिसाब से ग्रेप्स है 18 क्वांटिटी है, तो ये हमको रिवर्ट करेगा 18, ठीक है। फॉर्मूला मैं आपको वापस दिखा देती हूँ, इक्वल्स टू मैक्स और आपकी रेंज। तो ये आपकी क्या है, जो भी आपकी लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू जो है ये उसको रिटर्न करके देगा। तो आपका इस रेंज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 18 है, तो ये 18 दे देगा। अगर मैं इसकी रेंज को जो है बढ़ाती हूँ तो ये 63 आंसर देगा। देखो अगर मैं यहाँ जाके इसका एंटर प्रेस करती हूँ तो ये 63, क्योंकि इस रेंज के अंदर अब जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कौन सी है, 63, तो इसने 63 दे दिया। अगर ये मैक्स का फंक्शन आपका कब यूज हो सकता है, जैसे अगर हम मैक्सिमम मार्क निकाल रहे हैं कि एक स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट के जो है हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं, एक क्लास के अंदर कोई टेस्ट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स को कितने आए हैं, तो वो हाईएस्ट मार्क आपको जो है वो रिटर्न करके दे देगा, ठीक है, कि हाईएस्ट आपके कितने आए हैं, सपोज 20 आउट ऑफ 19, तो 19 विल रिवर्ट द मैक्सिमम, ओके। ऐसे ही आपका जो है बात करती हूँ मिनिमम फंक्शन की। मिनिमम जो है आपका, कि अगर मेरे को ये देखना है कि मेरे इस डेटा सेट में सबसे
मिनिमम प्राइस किसका है, इस डेटा सेट के अंदर मिनिमम प्राइस किसका है, तो वो मिनिमम के लिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट, और आपको अपना ये जो है डेटा सेट सिलेक्ट कर लेना है, मतलब रेंज सिलेक्ट करनी है और एंटर प्रेस करना है। तो अब ये हो गया 10। अगर आप देखो इस रेंज के अंदर सबसे जो मिनिमम है वो कौन सा है, ऑफ कोर्स बनाना की जो प्राइस पर यूनिट है वो 10 रुपए है, वही आपका सबसे कम है। तो वही क्लास के स्टूडेंट्स की लिस्ट में अगर आपको देखना है कि सबसे कम किसके नंबर आए हैं, कितने नंबर सबसे कम आए हैं, तो वो आप मिनिमम का फॉर्मूला लगा के उस मार्क्स में से रेंज सेलेक्ट करके और अपना आंसर जो है कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज। अगर आपको निकालना है एवरेज कितना है, तो एवरेज का क्या मतलब होता है कि जितना भी टोटल प्राइस आपका आया है डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो आपका एवरेज प्राइस पर यूनिट होता है। ठीक है, तो वो जो एवरेज है, ये फॉर्मूला पूरा ना निकाल लगा के हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वल्स टू एवरेज। आप जैसे ही लिखेंगे आपको यहाँ एवरेज का फॉर्मूला दिखा देगा वो EVRAGE एवरेज, और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे इक्वल्स टू EVE एवरेज स्टार्ट करोगे, तो देखो यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला दिखा रहा है। ठीक है, एवरेज का। तो एवरेज पे गई, यहाँ पे आप क्या कर देना, टैब प्रेस कर देना। टैब से क्या होगा, ये चीज सिलेक्ट कर लेगा ये वाला। ठीक है, अब वो नंबर 1 नंबर 2 दे रहा है, नंबर 1 नंबर 2 की जगह आप अपना रेंज दे दो। अगर आपको रेंज देनी है कि भाई किसका एवरेज निकालना है, अब सपोज करो मुझे क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है, कि मेरा एवरेज प्राइस इसका क्या रहेगा। ठीक है, पर यूनिट एवरेज प्राइस मेरा क्या रहेगा, मैंने रेंज सेलेक्ट करी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरा जो एवरेज प्राइस है वो 20 रुपए है। ठीक है, क्या है, 20 रुपए मेरा एवरेज प्राइस रहेगा। ठीक है, आई होप ये आपको एवरेज निकालना आ गया होगा कि एवरेज कैसे निकालते हैं। नाउ काउंट। काउंट का क्या मतलब है कि एक रो में आपके कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं, एक रो में कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। अगर मुझे ये देखना है कि ये जो मेरे फ्रूट्स हैं, ये मैंने यहाँ पे कितने फ्रूट्स लगा रखे हैं, ये जो डेटा सेट है मेरे हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रूट्स का है, हाउ मेनी नंबर पूछा है मैंने, मतलब ये 1 2 3 4 5 है, तो ये इसको 5 रिवर्ट करके देगा। काउंट में क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यू को रिवर्ट करता है कि हाउ मैनी। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, ये मैंने क्वांटिटी नहीं पूछी, कितने टाइप के फ्रूट्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स। ठीक है, तो ये वो उसको रिवर्ट करके देगा। तो आपको क्या लिखना है, इक्वल्स टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, और यहाँ पर अपनी रेंज सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसे ही आप अपनी रेंज सेलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, एंटर प्रेस करोगे, तो ये आपको इसने 0 इसलिए शो करा है बिकॉज ये सारा का सारा डेटा जो है टेक्स्ट है। तो काउंट फंक्शन जो है टेक्स्ट डेटा को नहीं लेता है। तो हम इसको दोबारा एक बारी सिलेक्ट करते हैं और ये रेंज लेते हैं। अब इस रेंज में ये नंबर ऑफ रेंज काउंट कर देगा, तो देखो ये 5 आ गया। तो काउंट जो है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज काउंट करता है कि आपके एक सेट के अंदर कितनी न्यूमेरिकल वैल्यूज है। अगर उसमें टेक्स्ट है तो वो उसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, आई रिपीट, काउंट फंक्शन जो है टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। जैसे इस केस में जब मैंने काउंट लगाया था और रेंज मैंने टेक्स्ट वैल्यू ली थी, तो उसने मेरे को रिवर्ट करके दिया 0। ठीक है, तो काउंट फंक्शन जो है आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपकी कितनी सेल्स में जो है कवर हो रही है। तो उसने आपको रिटर्न करके दे दिया 5 के अंदर, मतलब 5 सेल्स के अंदर आपकी ये वैल्यू जो है आपकी आ रही है। आई होप आपको ये काउंट का फंक्शन जो है क्लियर हो गया होगा। दीज आर सम बेसिक फंक्शंस जो एक आपको एक्सेल के अंदर यूज होते हैं और विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द बिगनर्स। तो अगर आपको ये फंक्शन समझ में आ गए हैं तो हम थोड़ा सा और आगे की तरह बढ़ते हैं। नाउ अब सपोज करो ये जो आपका डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर आपको जो है क्वांटिटी और प्राइस पर यूनिट के बीच में आपको जो है यहाँ पर एक कॉलम और इंसर्ट करना है। ठीक है, एक कॉलम और इंसर्ट करना है। एक तरीके का तो आपका ये है कि आप यहाँ पे कॉलम पे जाओ, यहाँ राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंसर्ट का बटन आता है, राइट क्लिक से वो कर दो। तो ये आपके टू द लेफ्ट में जो है, जहां पर भी आपने कर्सर रखा है ना, उसके लेफ्ट में जो है एक कॉलम इंसर्ट कर देगा। अब जैसे मैंने यहाँ डी पे डी कॉलम में रखा है, तो मैं ये जैसे ही यहाँ पर राइट क्लिक करूंगी, इंसर्ट का बटन दबाऊंगी, तो देखो ये एक कॉलम आपका पहले जो है शिफ्ट कर देगा।
ठीक है, ये तो था मैंने राइट क्लिक करा। और अगर आपको ये कीबोर्ड से करना है, ठीक है, अगर कीबोर्ड से करना है, आई मीन जो आपको शॉर्टकट है, इसका जो शॉर्टकट है कि आपको जो है अगर कोई कॉलम ऐड करना हो तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तो एक कॉलम जो है ये आपका और ऐड हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, पहले आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो आपका कॉलम ऐड हो जाएगा। सेम बेसिस पे अगर आपको रो ऐड करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाएंगे तो रो सेलेक्ट करने के बाद तो आपकी यहाँ पर जो है एक रो और इंसर्ट हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। नहीं तो वही रो सेलेक्ट करके अपना राइट क्लिक दबाइए, राइट क्लिक दबाने के बाद इंसर्ट पे जाइए तो यहाँ पे आपकी जो है एक रो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, डिलीट करनी हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हमने ऐड करी थी और माइनस से, ठीक है, कंट्रोल और माइनस से जो है हम डिलीट कर देंगे तो ये मेरी रो जो है डिलीट होगी। सेम अगर मुझे जो है ये कॉलम डिलीट करना है, कंट्रोल माइनस से जो है आपका कॉलम, जिस कॉलम को आप सेलेक्ट करोगे वो आपका जो है डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल माइनस से आपका क्या है, कॉलम डिलीट हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ऐड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, और डिलीट करने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस। ठीक है, अब ये तो कुछ मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे जो आपकी एफिशिएंसी को बनाएंगे। नाउ एक्सेल जो है किस किस फील्ड में काम आता है। एक्सेल जो है स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, बिजनेस प्रोफेशनल्स अपने रिपोर्ट्स और बजट्स के लिए यूज करते हैं, और जो है आजकल के टाइम में अगर आपको अपने खर्चे वर्चे भी मैनेज करने हैं तो आप घर पर भी जो है अपना एक्सेल यूज कर सकते हो। तो आई होप ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इसके बेसिक फंक्शंस का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।